Hello, in this video we are going to start with आर्कीबैक्टीरिया। आई होप आपने पहले के सब वीडियोस देखे हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में या मोनेरा के बारे में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है वो सब आपने एक बार पढ़ लिया है। आपने उसको एनसीईआरटी से भी पढ़ा है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ मोनेरा भी जो चल रहा है या फिर जो चीज़ें हो गई हैं उनको प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। बिकॉज फिर आप एक बार जब स्किप कर देंगे तो आपको नेक्स्ट वाला चीज़ मतलब थोड़ा सा को रिलेटेड टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं तो फिर वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं, ठीक है। तो एक बार आप अपने वीडियो सारे कंप्लीट कीजिए। एंड आज का हम लोग वीडियो जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया, द टर्म आर्की और आर्किया मीन्स प्रिमिटिव, ओके, और ओल्डेस्ट। टर्म आर्की मीन्स प्रिमिटिव, ठीक है। एंड दे आर प्रिमिटिव बैक्टीरिया, वी कैन से एंशियंट, है ना, बहुत पुराने, बहुत पहले मिलते थे। देखिए सबसे पहले जो लाइफ इवॉल्व हुई है अर्थ पे वो है बैक्टीरिया, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। और सबसे पहले उनमें से भी बैक्टीरिया में से भी कौन से बैक्टीरिया है? आर्कीबैक्टीरिया। वी नो कि जो अकॉर्डिंग टू कार्ल वूज 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो मोनेरा है वो फर्दर डिवाइडेड है दो, ठीक है, दो किसके अंदर? किंगडम्स के अंदर। मतलब मोनेरा नहीं है एज एन हम क्या पढ़ते हैं? आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ठीक है। सो जो आर्कीबैक्टीरिया है वो बहुत प्रिमिटिव हैं, तो इनके अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो यूबैक्टीरिया में नहीं हैं और ये बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं यूबैक्टीरिया से, ठीक है। दैट्स वाई हम इनको सेपरेटली पढ़ते हैं। सो दे आर मोस्ट प्रिमिटिव। Next is they are oldest living fossil. They are oldest living fossil. What are fossils? We know these are the remains of the animals or plants, ठीक है, which provide some knowledge about that organism when we study that particular fossil, ठीक है। So these are fossils. अब ये जो हैं वो हमने बोला ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल हैं। लिविंग फॉसिल्स क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड हैं, उनमें अभी तक एज इन कोई चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आए। तब उनका इवोल्यूशन हुआ था, मतलब जब वो ओरिजिनेट हुए थे तब से आज तक वो सेम है, कंजर्व्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं, ठीक है। एंड ये ओल्डेस्ट हैं, दैट्स वाई ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। नेक्स्ट इज दे लिव इन एक्सट्रीमली हार्श और एडवर्स कंडीशंस। एंड what type of adverse condition we can say? Like high pH, that is high acidity or alkalinity, ठीक है, high temperature we can say, high salinity we can say, ठीक है, ये रहा, ठीक है, हाई टेम्परेचर, हाई सॉल्ट कंडीशन, हाई पीएच, हाई टेम्परेचर, ये सारी कंडीशंस जो हैं वो एडवर्स कंडीशंस होती हैं, हार्श कंडीशंस होती हैं वी कैन से, ठीक है। मतलब ऐसी कंडीशंस के अंदर अगर नॉर्मल लाइफ की बात करें तो वो सस्टेन नहीं होती है ना, नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, हमारे सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो जनरली एक ऑप्टिमम लेवल पे काम करते हैं। मतलब उनको एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ना ही ज़्यादा ना ही बहुत कम, ठीक है, ऑप्टिमम पीएच, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, ठीक है, ऑप्टिमम सेलिनिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको ऑप्टिमम चाहिए होती हैं एक नॉर्मल एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। बट जो आर्कीबैक्टीरिया हैं ये वहाँ मिलते हैं जहाँ पे और कोई लाइफ फॉर्म मिल ही नहीं सकती, वहाँ पे भी सर्वाइव करते हैं। लाइक इन हॉट थर्मल स्प्रिंग्स, इतने तेज़ गर्म झरने, ठीक है, पानी के, मतलब इतना तेज़ इनमें हॉट वाटर, बॉइलिंग वाटर होता है, ये वहाँ पे भी सर्वाइव करते हैं। जनरली हम लोग वाटर को बॉयल इसलिए करते हैं बैक्टीरिया किल हो जाए वहाँ के, बट ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करते हैं, ओके, रिमेंबर। नेक्स्ट इज, अब वाई, क्यों, ऐसा क्या है भैया कि हमारे पास ऐसा क्या नहीं है जो हम तो सर्वाइव नहीं कर सकते और आर्कीबैक्टीरिया कर सकते हैं? ऐसा क्या है? कुछ तो उनके पास डिफरेंट होगा, कुछ तो नेचर ने उनको ऐसी चीज़ दी होगी जिससे वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो द चीज़ इज़ जो उनकी सेल वॉल है उसका कंपोजिशन। जनरली सेल वॉल किसकी मिलके बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकिन की, बट दे हैव सूडोम्यूरिन, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल है इट इज़ सूडोम्यूरिनिक। एंड सूडोम्यूरिन इज लाइक, मतलब सूडोम्यूरिन क्या होता है सिंपल वर्ड्स में बोले तो? ग्लाइकोप्रोटीन। एंड ग्लाइकोप्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ 2 टर्म्स, ग्लाइको एंड प्रोटीन। प्रोटीन मीन्स वी नो प्रोटीन वाला पार्ट, दैट इज पेप्टाइड, है ना, और ग्लाइको मीन्स शुगर, ठीक है। तो शुगर प्लस प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं,
ठीक है, इनकी सेल वॉल के अंदर सूडोम्यूरिनिक, ये चीज़ें याद रखना प्लीज़। सेल वॉल के अंदर जो भी डाइवर्सिफिकेशन है इन डिफरेंट टाइप ऑफ मोनेरन्स, दैट यू हैव टू बी रिमेंबर, बिकॉज क्वेश्चंस जनरली एक्सेप्शंस एंड इन पे मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, डिफरेंसेस, ठीक है, ये सब आपको याद अच्छे से होने चाहिए। तो सेल वॉल, नाउ दे हैव ब्रांच्ड लिपिड स्ट्रक्चर्स। देखिए नॉर्मली क्या होता है, वेदर वो प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोट हो, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड होता है ना, वो ब्रांच नहीं होता, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो लिपिड का एक जो स्ट्रक्चर होता है, हम लोग बोलते हैं लिपोप्रोटीन की हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो उसके अंदर जो लिपिड कंपोनेंट होता है इट इज़ सिंपल एज लीनियर, वो लीनियर होता है। बट इन केस ऑफ आर्किया बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, ये जो लिपिड होता है ये ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। और जो ब्रांचिंग होती है, आप लोग जो भी अपना मतलब केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे या फिर पढ़ेंगे, जो भी ये ब्रांचिंग होती है, ठीक है, ये क्या कॉज करती है, ये फ्लूइडिटी को कम करती है, किसी भी सोल्यूशन या फिर किसी भी स्ट्रक्चर की फ्लूइडिटी को कम करती है। ठीक है, सॉलिडिफाइंग करने लगती है उस स्ट्रक्चर को। दैट्स वाई ये ब्रांच लिपिड स्ट्रक्चर होने की वजह से देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन द फ्लूइडिटी गेट्स डिक्रीज, है ना, इनके अंदर क्या होती है, फ्लूइडिटी कम हो जाती है, तो ये मोर रिजिड हो जाते हैं। तो दे आर नॉट मोस्ट ससेप्टेबल, मतलब ज़्यादा वो नहीं होते, ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ जाते हैं, तो ये एडवर्स कंडीशंस को इफेक्ट आराम से क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। एडवर्स कंडीशन इनको एज सच इफेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर सरवाइव करते हैं इजीली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जो आपके आर्किया हैं उनको हम लोगों ने मेजर 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर रखा है, मीथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। ये क्या है, 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले मीथेनोजेंस, एंड रिमेंबर दे आर द लार्जेस्ट ग्रुप अमंग आर्किया। जितने भी आर्की बैक्टीरिया हैं उसमें जो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है दैट इज आपका मीथेनोजेंस। ओके, अब मीथेनोजेंस, द टर्म मीथेनोजेंस इटसेल्फ सिग्निफाई दैट दे आर मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, होता क्या है, जो कैटल्स होते हैं या फिर हर्बीवोर्स होते हैं, उनका जो स्टमक होता है उसका एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है दैट इज़ रूमेन, या फिर गट के अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा पार्ट होता है दैट इज़ रूमेन। ठीक है, और ये जो रूमेन होता है इसके अंदर ये सर्वाइव करते हैं, ये उनका हैबिटेट है। ठीक है, रूमेन ऑफ हर्बीवोर्स और कैटल्स, वहाँ पे ये रहते हैं। और ये क्या करते हैं, CO2 का फर्मेंटेशन, सेल्यूलोज का फर्मेंटेशन करते हैं। ठीक है, सेल्यूलोज को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और जब भी ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, तो दे जस्ट लिबरेट आउट मीथेन। तो ये जब भी सेल्यूलोज का फर्मेंटेशन करते हैं, दे जस्ट लिबरेट आउट मीथेन गैस क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं। ओके, सो अगर इनके हैबिटेट की हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, मार्शी एरियाज़ के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट इज रूमेन ऑफ हर्बीवोर्स के रूमेन में रहते हैं, क्योंकि हर्बीवोर्स से जनरली सेल्यूलोज कंज्यूम करते हैं, दे आर नॉट कंज्यूमिंग सेल्यूलोज नाउ। ठीक है, वो कंज्यूम करते हैं सेल्यूलोज, दैट्स वाई उनकी रूमेन के अंदर आपको मिथेनोजेंस मिलते हैं। ठीक है, जो गोबर गैस होती है ये मीथेन ही होती है, इट्स नथिंग बट मीथेन। ठीक है, तो ये मीथेन कहाँ से प्रोड्यूस होती है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मीथेनोजेंस दैट आर स्पेशल टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज दे आर ग्राम नेगेटिव। वी नो ये तीनों जो आर्की बैक्टीरिया है दे आर ग्राम नेगेटिव ओनली। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या है, ग्राम नेगेटिव हैं। एंड द 3 आर कीमोसिंथेटिक, तीनों के तीनों क्या है, कीमोसिंथेटिक है। Why chemosynthetic? That is, they are autotrophic. It means they derive their own food or they make their own food by themselves and with the help of chemicals. By oxidizing some chemical things, they synthesize their own food. Okay, they are not dependent on light energy. That's why they are chemosynthetic. Both halophils and thermoacidophils are also chemosynthetic and gram negative. ओके, नेक्स्ट इज दे आर ऑब्लिगेट एनारोब। अगर हम लोग रेस्पिरेशन की बात करें, सो दे आर ऑब्लिगेट एनारोब, स्ट्रिक्टली एनारोब। दे विल ओनली एंड ओनली सर्वाइव इन ओनली एन एरोबिक कंडीशन, अदर देन दैट दे विल नॉट सर्वाइव। जरा सी भी ऑक्सीजन आई दे विल नॉट सर्वाइव। इनको स्ट्रिक्टली क्या कंडीशन चाहिए, एनारोबिक कंडीशन चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज
दे हेल्प इन फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज एज इन वी डिस्कस्ड, है ना। सेलुलोज का फर्मेंटेशन करते हैं इन व्हाट, रूमिन, रूमिन के अंदर, रूमिन ऑफ कैटल्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें एंड आप इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस याद रखेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या हो गई, दे प्रोड्यूस गोबर गैस, एंड व्हाट इज गोबर गैस, मीथेन, ठीक है, मीथेन इज गोबर गैस। नेक्स्ट इज, अब देयर आर टू एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स हैं किसके, मीथेनोजेंस के, दैट आर मीथेनोबैक्टीरियम एंड मीथेनोकोकस, ठीक है। ये आपको याद, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बैक्टीरियम एंड कोकस ही लगाना है, मीथेनो वर्ड भी लो, तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है आपको, आपको एक बार में याद हो जाएंगे। नेक्स्ट इज हेलोफाइल्स की बात करते हैं। हेलोफाइल्स आर their habitat we can say is high salt conditions, ये high saline conditions के अंदर survive करते हैं। और high saline conditions कहाँ होती हैं, सॉल्ट लेक्स हो गई, आपके सीज हो गए, जो मैराइन कंडीशंस में जो भी वाटर बॉडीज होती हैं दे कम्स अंडर सेलाइन एरिया, ठीक है। तो जनरली दे सर्वाइव इन हाई सेलाइन एरिया, और हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। नाउ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, वाई, हम लोग क्यों सर्वाइव नहीं कर सकते हाई सेलाइन कंडीशंस के अंदर, why they can survive? I know they have a special type of arrangement, but then also why we can't, मतलब what is the major thing that why, मतलब हमारे अंदर ऐसा क्या है कि हम नहीं कर सकते। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट इज, ये हाई सेलाइन कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करते हैं, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज दे आर फैकल्टेटिव एरोब्स। What are facultative aerobes? It means they generally survive in anaerobic conditions, but they can survive in aerobic condition also, ठीक है। aerobic conditions के अंदर भी ये क्या कर सकते हैं, survive कर सकते हैं। अब कौन कौन से दो आर्की हैं जो जनरली एरोबिक कंडीशन के अंदर, सॉरी एनारोबिक कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करते हैं, दैट आर मीथेनोजेंस एंड हेलोफिल्स। बट द डिफरेंस इज मीथेनोजेंस कैन ओनली एंड ओनली सर्वाइव इन एनारोबिक कंडीशन, बट हेलोफिल्स कैन सर्वाइव इन एरोबिक कंडीशन टू, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज दे आर ऑल्सो ग्राम नेगेटिव, दे आर कीमोसिंथेटिक, दिस इज सिमिलर टू दीज थ्री, है ना, ये चीज़ सेम है। नेक्स्ट इज इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है, इट इज सराउंडेड बाय अ पर्पल मेम्ब्रेन, ठीक है। दे आर हैविंग अ पर्पल मेम्ब्रेन विच एब्जॉर्ब्स ब्राइट लाइट। वो जनरली क्या करती है, ब्राइट लाइट को एब्जॉर्ब करती है, और ये जो ब्राइट लाइट होती है, मतलब ये ब्राइट लाइट को एब्जॉर्ब करके सिंथेसाइज करते हैं एटीपी, ठीक है, एटीपी सिंथेसाइज करते हैं। एंड रिमेंबर दिस एटीपी विल नॉट यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, बट जो ये एटीपी है ये फोटोसिंथेसिस के अंदर ये लोग यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर, मतलब ये जनरली जो इनको एटीपी चाहिए वो तो इनको कीमोसिंथेटिक मैकेनिज्म से मिल रही है ना, अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए, तो सॉरी नॉट फोटोसिंथेसिस, ये लोग इसको कीमोसिंथेसिस के अंदर यूज़, मतलब इसको आगे अपना एनर्जी बनाने के लिए या फिर अपना अपना खाना बनाने के लिए इस एटीपी को यूज़ नहीं करेंगे, अपना फूड बनाने के लिए। वाई अपना फूड बनाने के लिए क्यों नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज दे हैव ए अल्टरनेटिव मैकेनिज्म दैट इज कीमोसिंथेटिक, है ना, उससे ये जनरली क्या करेंगे, अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे। बट इस वाले प्रोसेस से जस्ट एटीपी ये लोग सिंथेसाइज करते हैं, इट्स अ एडिटिव फीचर और अ स्पेशल फीचर वी कैन से। Next is the examples are Halobacterium and Halococcus, like this, Methanobacterium, Methanococcus, Halobacterium, Halococcus, very simple. Next is the third category, which is Thermoacidophils. It is having two terms, thermo and acido, means it can survive both in high acidic और pH condition and high temperature, ठीक है, high temperature and high pH पे survive कर सकता है। नेक्स्ट इज, अगर हम लोग बात करें इनके रेस्पिरेशन की, दैट इज फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये क्या है, फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, है ना, मतलब कि दे आर जनरली एरोब्स। इसका जो फैकल्टेटिव के बाद जो टर्म होता है ना, उसका जस्ट उल्टा होता है एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब तो ये है कि वो इस कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करती हूँ, रिमेंबर। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, दैट मीन्स ये जनरली एरोब्स हैं, बट दे कैन सर्वाइव अंडर एनारोबिक कंडीशन टू। मतलब बात करें तीनों में से तो मीथेनोजेंस एंड हेलोफिल्स आर जनरली एनारोबिक, है ना, एंड थर्मोएसिडोफिल्स आर एरोबिक, ठीक है। ये क्या है, एरोबिक है, ये दोनों एनारोबिक है, बट फैकल्टेटिव टर्म दोनों के अंदर ध्यान रखना। बात करें तो हेलोफिल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स अगर जनरल बात करें तो दोनों कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करते हैं, एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक। द नेक्स्ट इज दे आर कीमोसिंथेटिक, वी नो, ठीक है। दे प्रेजेंट इन हॉट स्प्रिंग, दैट इज सल्फर स्प्रिंग,
ठीक है। ये हॉट स्प्रिंग्स के अंदर, गर्म झरनों के अंदर मिलते हैं आपको, बहुत बॉइलिंग वाटर जहाँ पे होता है वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। बिकॉज इनका जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी बहुत रिजिड होता है, तो इनको कोई भी हीट का जो लेवल है या फिर कोई भी हीट का जो मतलब जो भी टेम्परेचर है वो इनको इफेक्ट जनरली नहीं करता है। नाउ अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, जो भी एंजाइम्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो जनरली एक स्पेसिफिक pH, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम सैलिनिटी, मतलब जो नॉर्मली कंसंट्रेशंस होती हैं उन पे वर्क करते हैं। अदर देन दैट वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं, ठीक है, फंक्शनिंग नहीं करते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं अगर उनको ऑप्टिमम कंडीशन ना दी जाए तो। और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा मतलब इतना सारा मेटाबॉलिज्म चलता है, बहुत सारी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं, ठीक है। और उन सभी रिएक्शंस के अंदर कोई ना कोई एंजाइम काम आते हैं। एंजाइम्स आर नथिंग बट दे आर बायोकैटलिस्ट, एज दे जनरली ये क्या करते हैं, एंजाइम्स क्या करते हैं, दे जस्ट ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, या तो इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। इनका ये काम होता है, इनिशिएटर वी कैन से, ये जनरली किसी प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, हम जनरल टर्म में बात करें तो एक नॉर्मल समझने के लिए, ठीक है। तो एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट अगर एंजाइम्स ही नहीं होंगे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर फंक्शनल नहीं है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो फंक्शनल एंजाइम, अगर जनरली एंजाइम्स तो ऐसे फंक्शनल नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर, हाई सलाइन या फिर हाई pH कंडीशंस के अंदर। बट अगर हम बात करें थर्मोएसिडोफिल्स की, दे आर हैविंग द स्पेशल एंजाइम्स, इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत स्पेशल्स होते हैं, एज दे कैन वर्क और दे कैन ऑपरेट, दे कैन बी एक्टिव इवन इन हार्श कंडीशंस ऑल्सो। इन कंडीशंस के अंदर भी ये लोग जनरली क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज वी नो ग्राम नेगेटिव, ये भी ग्राम नेगेटिव है, तीनों ग्राम नेगेटिव एंड कीमोसिंथेटिक है। दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन दीज थ्री, ओके। नाउ विल अब इनके अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, तो thermoplasma and sulfobolus, they are the example of thermoacidophils, okay. So now we had discussed what the general characters of archaea, why they can survive under unfavorable conditions or harsh and adverse condition, the reason behind it we had studied, ठीक है, that you have to be remember, ठीक है। The decreased fluidity condition you have to be remember, this is the thing, this is the only thing which favors them to live in unfavorable condition, okay. This is not found in any other bacteria, so it is a special character which is prominently or peculiarly found in these organisms also, okay. Then we had discussed the three different distinctly classes of archaebacteria, that are methanogens, halophils and thermoacidophils. What is the unique feature of each class we had discussed, and remember one thing, you have to learn the examples by heart, they are very important, okay. And the conditions where they are surviving, you have to remember that also, okay. And that is the specific conditions also, or the special conditions are also important, that is like in halophils they are having purple membrane, ठीक है, which is helping in synthesizing the ATP from the bright light, but actually this is not the mode of autotropism, ठीक है, they are not synthesize the food by this produced ATP, they generally synthesize the food by this method only, that is chemosynthetic, okay. So we had discussed all the things, okay, in archaebacteria. Now at last I'll be discussing a special or a very unique चीज़, that is इनका जो DNA होता है, the DNA of archaea similar or it generally resembles to eukaryotes. इनका जो DNA होता है वो यूकैरियोट को रिजेंबल करता है, ठीक है। बहुत अगर हम देखें तो ये क्या करता है, रिजेंबल और सिमिलर, नॉट सेम, आई एम सेइंग, you know the difference between these two terms, similar or same is exact, है ना, there is nothing a bit of difference, but when we say similar, that is more likely to be, there have be some differences also, but more likely to be. So the DNA is similar to eukaryotes, यूकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोट्स के सिमिलर इनका क्या होता है, डीएनए होता है। वाई? द रीज़न बिहाइंड इज दैट इट इज़ सीन इन दैम दैट दे हैव अ हिस्टोन लाइक प्रोटीन फॉर कॉइलिंग और बाइंडिंग, ठीक है, ऑफ दिस डीएनए। दे हैव हिस्टोन लाइक proteins, and we know very well
द हिस्टोन्स आर नॉट फाउंड इन मोनेरन्स। जनरली जो हिस्टोन्स हैं वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिलते हैं। व्हाट आर हिस्टोन्स? दे आर नथिंग, दे आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए को अपने ऊपर रैप करवा के उसको कॉइल करवा देते हैं, कॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड कॉइलिंग वी नो क्यों हमें कॉइलिंग चाहिए, जब फैला हुआ एक क्रोमेटिन मटेरियल होता है तो उसका सेपरेशन इजीली नहीं होता। सो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इसका एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनना होता है, दैट इज क्रोमोजोम, ठीक है। और वो क्रोमोजोम के बाद सेल डिवीजन होता है। एंड जनरली एक चीज़ आपको और याद रखनी है, हम लोग बात कर चुके हैं, पूरे जो मोनेरन्स हैं इनके अंदर क्या है, सिंगल क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है जनरली, ठीक है। और ये चीज़ भी आपको बिल्कुल पिक्यूलरली याद रखनी है, दैट इज द DNA of Archaebacteria is more similar to eukaryotes. It is a unique feature. Why? Because it is seen that histones like proteins are present in archaea which are required for the binding of DNA or coiling of DNA, we can say. ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा आर्किया डिस्कस कर लिया है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क, ओके। और आप प्लीज़ इसको NCERT से एक बार पढ़िए, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा सारा इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको एक दो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। और रिमेंबर, अगर आप लोग डेली पढ़ रहे हो ना और एक दो बार रिवीजन कर लो, ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं होता, सिर्फ रिवीजन करना होता है। एक बार में किसी को याद नहीं होगा, किसी को नहीं होगा, आई बेट। एक बार आप पढ़ो, आपको बहुत अजीब लगेगा, बिकॉज यार आपने पहली बार आपने पढ़ा है, ठीक है। 10th तक कोर्स एकदम डिफरेंट होता है, बिल्कुल कुछ नहीं। 10th तक तो हमें लगता है कि यार हम तो जी बिल्कुल ग्रेस्प कर लेंगे सारा और बहुत ईजी है, बट एक्चुअल थिंग कम्स इन 11th एंड 12th, जो आप पर्टिकुलर अपने अपने सब्जेक्ट्स लेते हो, ठीक है। वहाँ पता चलता है कि यार चीज़ें तो बहुत डिफिकल्ट है, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है, बट इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है। आप कंपेयर करो 10 से तो हैं। बाकी अगर आप रेगुलर टाइम दो, रेगुलर बेसिस पे पढ़ो ना, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ो और इसको रिवाइज करते रहो, ईजीली आपको लर्न हो जाएगी। आई बेट आप बहुत अच्छा इसको कर पाएंगे, बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। बट द thing is that the prerequisite is that you have to be revise the things 2-3 times। आपको बार बार चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। एंड ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए, आपको NCERT बिल्कुल थॉरोली 3 से 4 बार पढ़ना है हर चैप्टर, इफ़ यू वांट टू गेट और ग्रास्प गुड मार्क्स। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू फैच गुड मार्क्स, देन यू हैव टू बी रिवाइज द NCERT 2-3 टाइम्स। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको किस लाइन के अंदर क्या पूछ रहा है। ऑल्दो मैं जितना भी पढ़ाती हूँ सबके अंदर NCERT कवर होती है, बट देन ऑल्सो कोई जो लाइन होती है वो आपको समझ नहीं आती है, देन यू कैन आस्क, है ना। आप इजीली, यू आर अलाउड टू आस्क, आप इजीली पूछ सकते हैं, वेदर इन कमेंट्स एंड यू कैन आस्क। और जो क्लास के बच्चे हैं दे कैन पर्सनली आस्क ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। सो वी हैड डिस्कस्ड आर ऑल द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। नाउ विल इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। एंड दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ किंगडम मोनेरा। आफ्टर दैट विल बी स्टार्टिंग विद आवर वायरस, एंड देन आफ्टर वायरस विल स्टार्ट प्रोटिस्टा, ओके। थैंक यू।